उसमें लिख देना है रिक्त स्थान में, यानी कॉपी में। अब जो क्वेश्चन है वो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी जो करना है वो कॉपी के रफ कार्य में नहीं करना, सारे का सारा कार्य कॉपी में आंसर नंबर लगा के करना है। तो इसमें लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल 180 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी हम लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इनका गुणनफल इसमें दिया है 180। फिर लिखा है मैस है, यानी HCF इसमें दिया हुआ है 3। तो एलसीएम बताना है। देखो तो इसमें जो रूल है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा एलसीएम। ये इस तरह ये सूत्र है। तो पहली संख्या है 180, पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणा है, या पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणा 180 दिया हुआ है, बराबर किसी का बराबर HCF किसी का HCF 3 दिया है। एलसीएम हमें पता नहीं, तो एलसीएम है जैसे लिखेंगे। अब एलसीएम को अकेला करना है, तो अकेला करेंगे तो 180 अपनी जगह है, बराबर अपनी जगह है, एलसीएम अपनी जगह है, और 3 है ये एलसीएम के गुणा में है, तो ये इस साइड आएगा, तो आएगा भाग। जो संख्या गुणा में होती है वो भाग में आती है, और भाग में होती है वो गुणा में आती है। तो 18 में 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6, और ये शून्य वापस, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। अगला प्रश्न है इसमें कि x² ये भाग है कि x² + 3x को x - 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है x - 2 का भाग देंगे x² + 3x और +1, इसमें शेषफल बताना है। तो देखिए इसमें ये भाग करेंगे, देखिए ये जो घात होती है यानी x² में इसमें इसका भाग देते हैं, यानी x का। तो जब भाग देते हैं तो घटती है, वो घटती है, यानी यहाँ पे कोई घात नहीं है, इसका मतलब घात है 1। तो 2 में से 1 घात जाएगी तो घात हो जाएगी 1। अब इसको इससे गुणा करेंगे इसको, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी अगर कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब घात है 1। तो जब गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती है, तो x की घात हो जाएगी 2, और फिर इसको इससे भी गुणा करना है। तो गुणा करना कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ अगर कोई संख्या हो, जैसे 2, 4 कोई हो संख्या, तो संख्या से संख्या गुणा कर देते हैं, और अगर कोई संख्या नहीं है तो जैसे है वैसे लिख देते हैं, यानी 2 - 2x। तो यहाँ पे लिख देते हैं -2x। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो भाग है, यहाँ पे संख्या कोई नहीं होती है, इसका मतलब यहाँ पे गुणा में 1 है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी गुणा में 1 है। अब देखिए बाकी करनी है, तो बाकी करनी है हमें, ऊपर है 1, नीचे भी है 1। अब देखिए अलग अलग चिन्ह, इसके आगे चिन्ह माइनस, इसके आगे चिन्ह है कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस, अलग अलग चिन्ह होते हैं। बाकी करनी है, बाकी करेंगे तो 1 में से 1 गया 0। फिर वापस बाकी करनी है हमें, ऊपर है 3 और नीचे -2। अब देखो 1 माइनस पहले से ही है, और 1 माइनस और है तो -2, तो ये -2 बार आते ही प्लस। अगर -1 बार हो तो -2 बार माइनस आएगा तो होगा प्लस। अब देखिए 2 के आगे प्लस है और 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये भी प्लस है, तो 3 और 2 हो जाएंगे 5, तो +5x। अब वापस बाकी करनी है, ऊपर है 1 और नीचे है 0। अब अलग अलग चिन्ह देखिए, तो 1 - 0 तो आ जाएगा 1। अब वापस भाग करेंगे, भाग तब तक करते हैं जब तक यहाँ पे घात 1 है, तो यहाँ पे घात 1 नहीं होनी चाहिए, तब तक यहाँ पे भाग देंगे। अब देखिए इस संख्या में हर बार इस x का ही भाग देंगे, यानी 5x में भाग देंगे x, तो x में x का भाग देंगे तो आएगा 1, यानी जो
साकी संख्या में जो समान संख्या उसमें भाग देते हैं तो आता है 1, तो x में x का भाग देंगे तो आएगा 1, तो यहाँ पे बच गया 5, यानी ये लिखेंगे 5। अब इस जिस प्रकार इस x को x से गुणा किया था इसी प्रकार अब बारी है इस 5 की, यानी अब बारी है यानी इस 5 को इससे गुणा करेंगे और इस 5 को इससे भी गुणा करेंगे। तो x को 5 से गुणा करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ जैसे है वैसे लिख दो। तो 5 और x लिख दीजिए, ये 5 और x। अब इस 5 को गुणा करना है 2 से, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आता आएगा 10। अब देखिए 5 के आगे प्लस है, 5 को गुणा किया है 2 से, 2 के आगे 5 के आगे तो प्लस है और 2 के आगे माइनस। अब देखिए 5 को 2 से गुणा किया 10 तो लिख दिया। अब चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह इसके तो माइनस नहीं है लेकिन इसके तो माइनस है। माइनस अगर एक बार हो तो माइनस आता है, 2 बार माइनस हो तो प्लस आता है गुणा में। अगर गुणा में एक बार माइनस तो माइनस, 2 बार माइनस हो तो प्लस। अब बाकी करेंगे, अब देखिए वापस बाकी करेंगे, ऊपर 5 नीचे भी 5। अब अलग अलग चिन्ह है, इस 5 के आगे माइनस, इस 5 के आगे प्लस, तो अलग अलग चिन्ह होते हैं। वो करनी बाकी और बाकी हो गई कि तो 5 में से 5 गए 0। अब वापस बाकी करनी है, ऊपर है 1 और नीचे है -10 और 1 माइनस से प्लस, 1 माइनस से पहले से ये लिखना -10, तो 2 माइनस होते ही प्लस कर देना है। अब देखिए 10 के आगे प्लस और 1 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे प्लस। तो एक जैसे चिन्ह तो जोड़ करते हैं तो 10 और 1 हो जाएगा 11। तो ये इसमें शेषफल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भाग फलन में ये प्रश्न है पूरा ऐसे ही करना है हमें। कोई रफ कार्य थोड़ा बहुत है वो कॉपी के पीछे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। अद्वितीय हल, अब देखिए अगर 2 समीकरण है, एक समीकरण और समीकरण नंबर 2, तो इनका जो हल है वो a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2। अगर ये सब बराबर है तो समीकरण निकाय के हल होते हैं अनंत और रेखाएं होती है समपाती। हल तो होते हैं अनंत या अनेक और रेखाएं होती है समपाती। अगर ये बराबर नहीं हो तो लिखते हैं हल नहीं है, यानी 0 हल है, यानी नहीं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और रेखाएं समांतर है, रेखाएं इसमें संपत्ति का मतलब उसी रेखा पर वही रेखा है और ये रेखाएं समांतर है। अगर यही बराबर नहीं है तो हल होगा अद्वितीय। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल और रेखाएं हैं प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें पूछा है कि हमें ये बताना है कि हल अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय होने की शर्त हमें लिखनी है, सिर्फ इतना ही लिखना है क्योंकि तीसरी बतानी नहीं है, ये बताना है कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। ये अगर बराबर नहीं होंगे तो हल है वो अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब एक हल होगा और रेखाएं करेगी प्रतिच्छेद। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग। द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण इसमें दी हुई है 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो एक होता है एल्फा प्लस बीटा और एक होता है एल्फा और गुणा, यानी ये तो है मूल। एल्फा बीटा क्या है, द्विघात समीकरण के मूल है। तो मूलों का योग होता है -b/a माइनस b/a, यानी ये 3, ये माइनस तो अपने लिखना ही है, ये तो सूत्र में है। और यहाँ पे फिर b की जगह लिखना है +3, यानी 3 +3 का मतलब 3 ही है। और a की जगह लिखना है 2, तो ये है मूलों का योग। तो इसमें सिर्फ इतना ही करना है। अगर मूलों का गुणनफल भी पूछ ले तो वो होता है c/a, तो c की जगह है 4 और a की जगह है 2, यानी 4 में 2 का भाग देंगे 2। तो मूलों का योग है
वो तो है -3/2 और मूलों का गुणनफल है सिर्फ 2। अगला क्वेश्चन है इसमें, देखो समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। श्रीधराचार्य सूत्र है वो, श्रीधराचार्य सूत्र है जैसे कोई समीकरण है ax² + bx ax² + bx + c = 0, तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र है। इस क्वेश्चन में हमें यही लिखना था। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या उस वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा के मध्य कितना डिग्री कोण होता है। तो इसमें देखिए एक चित्र बना देना है। किसी वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त है और ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्शरेखा। अब देखिए इस पर स्पर्शरेखा खींचनी है तो ये कितना डिग्री का कोण है, तो ये होगा 90 डिग्री का कोण। तो इसमें सिर्फ लिखना है 90 डिग्री और कुछ नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक 4, 3 में भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। निर्देशांक इसमें दिए गए हैं 4 और 3 और भुज और कोटि बताना। तो जो पहला होता है ये तो होता है भुज और ये होती है कोटि, यानी भुज बराबर है 3 और कोटि बराबर है, भुज बराबर है 4 और कोटि बराबर है 3। तो हमें प्रश्न जैसे लिखना कैसे है, तो कॉपी में हल में लिखना है भुज बराबर 4 और कोटि बराबर 3, सिर्फ इतना ही लिखना है। अगला है, मान ज्ञात कीजिए cos 30 और sin 60। cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री। अब देखिए एक मान हमें याद करके रखना है, जैसे 0, 30, 45, 60 और ये 90, ये 5 मान है। तो साइन का याद कर लेते हैं। साइन का है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब देखिए cos 30 इस साइड से तो होता है cos साइन और इस साइड से होता है cos। अब देखिए cos 30 तो 0, 30 ये लिखना है, यानी आपको इसके नीचे लिखना है √3/2 फिर माइनस, अब साइन 60, 0 ये साइन का ये 60, तो यही वापिस साइन का 60 का यही मान है 3/2, आगे बराबर लिखना है 0। आप सीधे 0 नहीं लिख सकते इन क्वेश्चन में, सीधा 0 आपको √3/2 माइनस √3/2 बराबर 0 इस तरह से लिखना है। आगे है क्वेश्चन sin 3x बराबर 1। sin 3x बराबर 1 इसमें लिखा है। अब देखिए हमें पता है कि एक है वो किसका मान होता है, एक मान होता है sin 90 का। एक किसका मान होता है sin 90 डिग्री का। इसका मतलब ये साइन, तो ये जो 3x है ये 90 है। x को करना है अकेला तो x अपनी जगह और 90 भी अपनी जगह। ये 3 इसके गुणा में है तो 3 इसके आ जाएगा भाग में, तो 90 में 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 30। तो x का ये x बराबर 30 इस तरह से लिखना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें जो अवर्गीकृत डाटे हैं 10, 12, 8, 7, 13, अब माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य को लिखते हैं x बार से। अब देखो इनका योग यानी ये जो वैल्यू है इसको x बोलते हैं, तो ये बोलते हैं सिग्मा x अपॉन ये 1, 2, 3, 4, 5 यानी ये संख्या है, नंबर्स हैं।
तो इस ऊपर लिखेंगे 10 + 12 + 8 + 7 + 3 बटे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब इनकी जोड़ कर लेंगे। देखिए ये 10 और ये 10 20 और ये 30 और ये 40। तो 40 बटे 5, तो ये आ जाएगा 8, यानी जो मध्य x बार है बराबर आ जाएगा 8। इस तरह से लिखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित और पट आने की संभावना क्या होगी। तो चित और पट आने की संभावना यहाँ पे सिक्के में बराबर है, तो देखिए छोटा है इसलिए आप सीधे लिखते हैं पट आने की प्रायिकता, पट आने की संभावना, पट आने की प्रायिकता 1/2। दूसरा लिख देना चित्त आने की प्रायिकता, ये भी है 1/2। ये इस तरह से 2 लाइनें लिखनी है। तो इसमें अतिलग्नात्मक जो क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, ये 1-1 नंबर के हैं।